प्राचीन यूनानी कथाओं में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है इकारस की। मोम के पंख लगाकर उसने सूरज को छूने की कोशिश की थी और जाहिर है सूरज की गर्मी से मोम पिघला और वो सीधे समंदर में जा गिरा। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर में हम एक बिल्कुल ऐसी ही आधुनिक कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा शख्स जिसने उधार के पैसों के पंख लगाए और आसमान में उड़ने की कोशिश की। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं विजय माल्या के शानदार उदय और उनके उस ऐतिहासिक पतन की। 9,000 करोड़ रुपए, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उस बहुत बड़े फ्रॉड का पैमाना है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। भारत के 17 अलग अलग बैंकों से ये पैसा लोन के रूप में लिया गया और कभी वापस नहीं आया। और सबसे बड़ी बात, इसमें से ज्यादातर पैसा पब्लिक सेक्टर बैंकों का था, मतलब सीधे सीधे आम जनता का पैसा। अब देखिए, इतना बड़ा फाइनेंशियल कोलैप्स रातों रात तो होता नहीं है ना? इसकी जड़ें काफी गहरी थीं। इस पूरी कहानी में जो बात सबसे ज्यादा अजीब लगती है वो है माल्या का मशहूर टैगलाइन, किंग ऑफ गुड टाइम्स। मतलब एक तरफ इतना बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड चल रहा था और दूसरी तरफ इनकी लग्जरी लाइफस्टाइल, ऐसी लाइफस्टाइल जिसकी हम और आप शायद ही कल्पना कर पाएं। दुनिया के अरबपति प्राइवेट जेट रखते हैं, लेकिन इनके पास अपना खुद का प्राइवेट बोइंग 737 विमान था। जरा सोचिए, करीब 350 विंटेज कारों का कलेक्शन, 200 से ज्यादा रेस के घोड़े, यहाँ तक कि 1982 में इन्होंने इंडियन ग्रैंड प्रिक्स जीतकर नेशनल चैंपियन का खिताब भी जीता था। अपराध और ऐशो आराम का ऐसा कॉम्बो सच में कम ही देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं किंगफिशर बियर की सफलता की। माल्या हमेशा से सिर्फ एक डिफॉल्टर तो थे नहीं। 1983 में जब उनके पिता विठल माल्या का अचानक निधन हुआ, तब विजय सिर्फ 28 साल के थे। सबको लगता था कि जो लड़का बचपन से रिमोट कंट्रोल कारों से खेलता बड़ा हुआ हो, वो भला यूनाइटेड ब्रूवरीज जैसी इतनी बड़ी एम्पायर को कैसे संभालेगा। लेकिन उन्होंने इन सभी आलोचकों को एकदम गलत साबित कर दिया। उनका बिजनेस विजन बहुत क्लियर था। वो समझ गए थे कि किंगफिशर को हिट करना है तो युवाओं को पकड़ना होगा। और इसी के साथ बेंगलोर में पब कल्चर की शुरुआत हुई। देखते ही देखते सिर्फ 5 सालों के अंदर बेंगलोर में 1 से 40 नए पब खुल गए। ये मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। युवा रात रात भर पब्स में जाने लगे और इसका सीधा फायदा किंगफिशर को हुआ। किंगफिशर ने मार्केट पर ऐसा कब्जा किया कि उस वक्त भारत में बिकने वाली हर 2 में से 1 शराब की बोतल उन्हीं की कंपनी की होती थी। लेकिन राह इतनी आसान भी नहीं थी। भारत के कई राज्यों में शराब पर पाबंदी लगा दी गई। सरकारें शराब की बोतलों पर रोड रोलर चलवा रही थीं और टीवी विज्ञापनों पर तो पूरी तरह बैन लगा हुआ था। यहाँ पर माल्या ने एक बहुत ही चालाकी भरा कदम उठाया, जिसे कहते हैं सरोगेट एडवर्टाइजिंग। बैन से बचने के लिए उन्होंने बड़ी ही स्मार्टनेस के साथ किंगफिशर मिनरल वाटर और सोडा लॉन्च कर दिया। टीवी पर विज्ञापन तो पानी का चलता था, लेकिन हर कोई जानता था कि असल में मार्केटिंग किस चीज की हो रही है। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही। किंगफिशर सिर्फ एक ड्रिंक नहीं रहा, ये एक पूरा लाइफस्टाइल एम्पायर बन चुका था। मिनरल वाटर और सोडा तो थे ही, साथ ही 2003 में शुरू हुआ मशहूर किंगफिशर कैलेंडर। आपको याद होगा, इसी कैलेंडर ने दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ जैसी बॉलीवुड स्टार्स को लॉन्च किया था। इसके अलावा फॉर्मूला 1 टीम हो या क्रिकेट टीमें, हर जगह किंगफिशर का नाम था। ये एक ऐसा नेशनल ब्रांड बन गया था जिसे बच्चा बच्चा पहचानने लगा था। अब आते हैं इस कहानी के टर्निंग पॉइंट पर, आसमान की ओर उड़ान। इतनी भारी सफलता के बाद भी एक चीज थी जो उन्हें हमेशा परेशान करती थी। लोग उन्हें लिकर बैरन या शराब का बादशाह कहते थे और उन्हें यह टाइटल बिल्कुल पसंद नहीं था। वो समाज में एक अलग तरह की इज्जत चाहते थे। इसी डेस्पिरेशन में 2004 में अपने बेटे के 18वें जन्मदिन पर उन्होंने $204 मिलियन में 12 एयरबस A320 विमान खरीदे और लग्जरी किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च कर दी। एयर होस्टेस की यूनिफॉर्म तक मशहूर डिजाइनर मनोविराज खोसला ने डिजाइन की थी। सब कुछ एकदम ग्रैंड था। लेकिन जरा इस तुलना पर गौर कीजिए, यहीं पर उनके पूरे बिजनेस मॉडल की सबसे बड़ी खामी छुपी हुई थी। उस वक्त भारतीय मार्केट की डिमांड क्या थी? लोगों को सस्ती बजट वाली टिकटें चाहिए थीं और किंगफिशर एयरलाइंस क्या दे रही थी? हाई प्रीमियम टिकट्स, खाने में महंगे लॉबस्टर्स और ज़रूरत से ज़्यादा स्टाफ। जिस मार्केट में लोग पैसा बचाना चाहते हो, वहाँ इतनी लग्जरी थोपना सच में एक बहुत बड़ी भूल थी। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? सिर्फ पहले 18 महीनों के अंदर ही किंगफिशर एयरलाइंस को 347 करोड़ रुपए का भारी नुकसान झेलना पड़ा। इतने भारी नुकसान के बाद भी वो रुकने वाले नहीं थे। उन्हें तुरंत इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने की बहुत जल्दी थी। लेकिन सरकारी नियम कहता था कि 5 साल के डोमेस्टिक अनुभव के बिना आप ऐसा नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया?
नियमों को दरकिनार करने के लिए कुछ बेहद खतरनाक शॉर्टकट्स लिए। भारी बैंक लोन लिया और एयर डेक्कन नाम की एयरलाइन को मार्केट से बहुत ज्यादा प्रीमियम कीमत पर खरीद लिया ताकि वो 5 साल वाला रूल बाईपास कर सकें। अपनी जल्दबाजी के चक्कर में पूरी तरह से कर्ज लेकर एयर डेक्कन को खरीदना ये एक ऐसा फाइनेंशियल जाल बन गया जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। और यहीं से शुरू हुआ कर्ज और बर्बादी का सिलसिला। इस जल्दबाजी ने जिस बर्बादी की नींव रखी वो सिर्फ कोई बाहरी संकट नहीं था, बल्कि अंदरूनी मिसमैनेजमेंट का एक ऐसा ज्वालामुखी था जिसे एक न एक दिन फटना ही था। 2004 से शुरू हुआ ये सफर बहुत जल्द मुश्किलों में घिरने लगा। लॉन्च के कुछ ही सालों बाद 2008 में ग्लोबल मंदी आ गई। दुनिया भर में विमान ईंधन की कीमतें सीधे 3 गुना बढ़ गईं। आमतौर पर ऐसी स्थिति में एयरलाइंस अपने खर्चे कम करती हैं, लेकिन किंगफिशर ने ऐसा कुछ नहीं किया। टिकट के दाम तो दूसरी एयरलाइन से कम रखे, लेकिन अपनी लग्जरी और खर्चों में कोई कटौती नहीं की। ये तो सीधा सीधा कंपनी को डुबाने वाला फॉर्मूला था। तय था कि एक दिन ये गुब्बारा फूटेगा ही। और फिर आया सितंबर 2011 का महीना। एक कनाडाई रिसर्च फर्म वेरिटास ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसका नाम था पाई इन द स्काई। ये रिपोर्ट सच में एक बम की तरह गिरी। इसने एयरलाइन के सारे कच्चे चिट्ठे खोलकर रख दिए। इस रिपोर्ट से दुनिया को पता चला कि किंगफिशर एयरलाइन अंदर से पूरी तरह खोखली हो चुकी है और इसके जो भी खर्चे चल रहे हैं वो असल में अलग अलग बैंकों से लिए गए करीब $7 अरब के लोन्स के सहारे चल रहे थे। इन लोन्स में एक आंकड़ा देखकर तो सच में दिमाग चकरा जाता है, $200 मिलियन। अक्टूबर 2009 में आईडीबीआई बैंक ने, जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, किंगफिशर को ये भारी भरकम लोन दे दिया, और वो भी बिना किसी ठोस गिरवी या कोलैटरल के। माल्या ने बस फर्जी प्रोजेक्शन डॉक्यूमेंट्स दिखाए और बैंक ने महज उनकी ब्रांड वैल्यू देखकर इतना बड़ा लोन पास कर दिया। मतलब बैंकिंग सिस्टम की इससे बड़ी और गैर जिम्मेदाराना लापरवाही क्या हो सकती है। अब बात करते हैं इस पूरी कहानी के सबसे दुखद हिस्से की, कर्मचारियों का संघर्ष। जब कॉर्पोरेट लेवल पे ये करोड़ों अरबों के खेल चल रहे थे तो इसकी असली कीमत नीचे काम करने वाले आम लोगों को चुकानी पड़ी। हालात इतने बुरे हो गए थे कि केटरिंग सर्विस को पैसे नहीं मिले तो फ्लाइट में खाना आना बंद हो गया और मजबूरी में फ्लाइट अटेंडेंट्स को भूखे यात्रियों को अपना खुद का खाना ऑफर करना पड़ा। जरा इस भयानक कंट्रास्ट को देखिए। एक तरफ किंगफिशर के 900 कर्मचारी लगातार 6 महीने से बिना सैलरी के काम कर रहे थे, उनका घर चलाना मुश्किल हो रहा था, और दूसरी तरफ ठीक उसी समय माल्या गोवा में अपनी 68वीं बर्थडे पार्टी पर $1.5 मिलियन पानी की तरह बहा रहे थे। उन्होंने फेमस पॉप स्टार एनरिक इग्लेसियस को बुलाया। अंदाजा लगाइए, इस सिंगर को दी गई फीस का सिर्फ 20% हिस्सा उन सैकड़ों कर्मचारियों की रुकी हुई सैलरी देने के लिए काफी था। इससे एकदम साफ हो जाता है कि ये डिफॉल्ट कोई मजबूरी नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया था। और फिर शुरू हुआ फ्रॉड और कानूनी कार्रवाई का दौर। आखिरकार पाप का घड़ा तो भर ही चुका था। जब कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली और एयरलाइन पूरी तरह से ठप हो गई तो अंतिम पतन शुरू हुआ। इनकम टैक्स विभाग ने अकाउंट सील कर दिए और अक्टूबर 2012 में डीजीसीए ने उनका लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया। अब सरकारी एजेंसियों को कदम उठाना ही था। जब सीबीआई और ईडी जैसी फाइनेंशियल एजेंसीज ने जांच शुरू की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। माल्या को आधिकारिक तौर पर एक विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया। जांच में साफ हो गया कि उन्होंने बैंकों से फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए लोन लिए थे और जो पैसा एयरलाइन को बचाने के नाम पर लिया गया था वो असल में उनकी पर्सनल लग्जरी और दूसरे बिजनेस में डाइवर्ट किया जा रहा था। जब कानूनी फंदा कसने लगा तो 2016 में वो भागकर यूके चले गए। 2018 में यूके कोर्ट ने उन्हें भारत वापस भेजने का फैसला तो सुना दिया, लेकिन एक्सट्रेडिशन यानी प्रत्यर्पण की ये कानूनी लड़ाई आज भी जारी है, जबकि भारत में उनकी संपत्तियों की नीलामी की जा रही है। इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही जरूरी सवाल हमारे सामने आता है। विजय माल्या का उदय और पतन सिर्फ एक व्यक्ति के लालच की कहानी नहीं है, ये हमारे पूरे सिस्टम की कमजोरियों का आईना है। क्या हमारे बैंकिंग सिस्टम ने सच में इससे कोई सबक सीखा है? क्या सिर्फ एक बड़े नाम या ब्रांड वैल्यू के आधार पर बिना ठोस जांच के आम जनता के अरबों रुपए लुटाने की इस खतरनाक परंपरा पर आज पूरी तरह से रोक लग चुकी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें एज अ सोसाइटी ढूंढना ही होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।